हेलो मित्रों, नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र। आज सुधा जी के पिताजी की कुछ तबीयत ज़्यादा खराब है, तो इसलिए संभवतः उनकी कुछ दिनों तक कहानियाँ बुधवार और शनिवार तक में प्रसारित नहीं हो पाएंगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनकी इस वेदनामयी संवेदनाओं के साथ आप ये थोड़े दिनों के लिए ये सहन करें और उनके स्थान पर एक अच्छी कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। ये कहानी सविता सिंह जी की, और सविता सिंह जी की ये कहानी अत्यंत प्रेरक है और कमोबेश ये हर 10 आदमी में से एक के ऊपर घटने वाली है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कर्ज की मार। कहानी का शीर्षक है कर्ज की मार। सुजीत 8 बजे घर से ऑफिस के लिए निकला। उनकी श्रीमती मधु ने आवाज़ लगाई कि साथ हरी मिर्च भी डाल दिया है, टिफिन में 2 रोटी और राजमा भी है। आजकल खाया नहीं जा रहा था सुजीत से 2 रोटी भी, इसलिए कुछ दिनों से सुजीत गुमसुम बैठा था। आवाज़ लगाने पर ठीक से जवाब भी नहीं देता था। आजकल आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे, एक मोबाइल नंबर आपका हमेशा बंद रहता है। आखिर क्या बात है? सब ठीक है, प्राइवेट नौकरी से थोड़ा काम का दबाव है बस। अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लो। खाना खा लेते हैं। शनिवार रात्रि 9 बजे की बात थी। सुजीत की नई नई शादी हुई थी। नोएडा के सेक्टर 83 में रहता था। वहीं पर किसी अच्छी आईटी कंपनी में वो काम करते थे और घर में स्मार्ट टीवी और जितनी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं हो सकती थी, सभी को छूट पर था। अब आईटी कंपनी में काम करते थे तो वेतन अच्छा रहा होगा, उसमें वो बचत की भावना कम थी कि बचत तो आगे कर लेंगे, अभी नई नई शादी हुई है, सभी भौतिक आवश्यकताएं और शौक पूरा कर लिया जाए। तो इसी क्रम में कोविड आ गया और कोविड में उनकी नौकरी जाती गई, छट्टी हो गई। बहुत सारी कंपनियां बैठ गई, वो भी निकाल दिए गए। और दिल्ली, गाजियाबाद ऐसे शहर में अब किराया भी देना बड़ा मुश्किल हो गया था, कुछ कठिनाई भी थी। एचआर ने ईमेल कर दिया कि यूएसए से कंपनी बंद हो गई, अब यहाँ भी बंद हो जाएगी। और सुजीत के लिए तो ये जानो एक महावज्राघात था। सुजीत की तनख्वाह पिछले 3 महीना से बकाया है। इसी बीच लॉकडाउन लग जाने से अब उसकी और परेशानियां बढ़ गई थी। कहीं बाहर जा नहीं सकता था, नौकरी की मिलने की संभावनाएं भी लगभग क्षीण हो चुकी थी। सुजीत मन ही मन बोला, ये आफत की अभी आना था, ये आफत अभी आ जाएगी, क्या बताएं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले सुजीत अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। 40 बीघा जमीन इस बात का सूचक थी कि घर वालों ने जमीन को बचा था और बेचा नहीं था। पुश्तैनी ज़मीन थी। वाराणसी में उनका पुश्तैनी मकान भी था। घर पर नौकर चाकर भी थे। चलो घर चलते हैं, सुजीत ने मधु से कहा, वहाँ आराम से रहेंगे। नहीं, नोएडा ही ठीक है, मधु ने जवाब दिया। मैं कुछ कंटेंट लिख दूंगी तो पैसे मिल जाएंगे, नोएडा ही ठीक है। सुबह सुबह बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे। अब चूँकि नौकरी चली गई थी तो इस बात से मधु भी जानकार थी और समझ रही थी परेशानी क्या है, लेकिन उसने कहा मुझे कंटेंट लिखना आता है, कहानियाँ लिखूंगी, सब कुछ लिखूंगी। सुजीत ने दूसरा मोबाइल नंबर जैसे ही चालू किया, लगातार घंटी बजने लगी। लगातार अलग सुबह लैंडलाइन के साथ साथ अलग अलग मोबाइल नंबर से सुजीत और परेशान होने लगा। हाथ मलने लगा, साथ में पसीने की बूंदें टपकने लगी। हिम्मत करके सुजीत ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? बोलिए, सुजीत ने कहा। अबे साले, गाली के साथ पैसे लेते वक्त तुझे आनंद आ रहा था, अब चुकता नहीं कर रहा है? तेज आवाज़ में किसी की कई गालियों के विभूषण के साथ उसको किसी ने संबोधित किया। अभी तनख्वाह नहीं मिली है सर, घबराए हुए सुजीत ने बोले। बीच में रोकते हुए राकेश, आपके घर अभी पुलिस आ रही है, अपने आप को बैंक में कहने वाले व्यक्ति ने तेज आवाज़ में बोला। अभी मैं पुलिस लेकर के आता हूँ।
शादी के बाद सुजीत ने नोएडा के घर में किराए पर घर लिया था। घर के लिए सभी सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदा था। इसी बीच उसके मम्मी पापा 1 महीने के लिए घर आ गए थे। मम्मी पापा को दिखाने के लिए उन्होंने इतनी भौतिक आवश्यकताएं उनके लिए सामान, कपड़ा लत्ता सब खरीद दिया था। क्रेडिट कार्ड था तो क्रेडिट कार्ड को पता तो चलता नहीं, पैसा ये जितना मन चाहेगा। अब जब कर्जा हो गया बैंक का तो बैंक से फोन आने लगे। पुलिस का नाम सुनते ही सुजीत के हाथ पैर छूने लगे। उसके मन में तरह तरह के अनेकों विचार आने लगे। पुलिस मेरे घर तक आ जाएगी तो सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा? पुलिस थाना जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, मम्मी पापा से क्या कहूँगा, रिश्ते नाते से मेरा क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसे अनेक सवाल घूमने लगे उसके दिमाग में। मैं पुलिस के साथ हूँ, मैं भी पुलिस के साथ आ रहा हूँ। अपने आप को राकेश SBI का स्थानीय मैनेजर कहने वाला जोर से कहने लगा। कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए जो कि इसमें प्रसारण में कहा जाना उचित नहीं लगता है। बहुत ही भद्दी गालियाँ दी। बालकनी को स्वर्ग समझने वाला सुजीत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। उसे लगा कि बालकनी से अभी नीचे कूद जाऊँ और अपनी जान दे दूँ। उसने मोबाइल कॉल को बंद कर दिया। फिर भी मोबाइल कॉल की घंटी बजने लगी। जैसे मोबाइल बजता उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता। पुलिस, थाना, बेइज्जती, इज्जत, पापा मम्मी क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। मोबाइल कॉल को फिर से काट कर दिया सुजीत ने। पुनः मोबाइल की घंटी बजने लगी। ऐसा लगा मानो ये बालकनी में छलांग लगाकर अपने आप को समाप्त कर देगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, माथे से पसीने की टपकती बूंदें बहुत कुछ कह रही थी उसके बारे में। ऐसा लग रहा था धमनियों से खून का प्रवाह बंद हो जाएगा। ये क्रम पिछले 3 महीने से चल रहा था। महीना बदलते ही कुछ न कुछ दिन बाद फ़ोन आने लगते थे। और अब तो ऑफिस भी बंद, पूरे दिन घर पर ही रहना। इस बीच में फ़ोनों की घंटियों का क्रम कुछ आवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आज लग रहा था सुजीत इस कहानी का अंत सोच रहा था अपने आप को खत्म करके। तभी मधु ने कंधे पर हाथ रख दिया। चाय पीनी है? आप चाय पीनी है? और राकेश ने चाय पीनी है ये कह के उसने कहा कि क्या बात है। बहरहाल राकेश कुछ जब तक बोलता तब तक एक घंटी फिर बज उठी। मधु ने शांत स्वर में कहा, मैं उनकी पत्नी मधु बोल रही हूँ। सुजीत से बात कराइए। गाली के साथ धमकी में पुनः बोला राकेश। सारी बातें दोहराई जो सुजीत से बोला। यही वाक्य पुलिस के साथ आ रहा हूँ, पैसा लिया तो चुकाया क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। अब मधु के समझ आ गया था सुजीत की चुप्पी का गया। मधु ने अपनी तेज आवाज़ में कहा, फिर SBI के ब्रांच से बोल रहे हो भैया? राकेश, मैं पुलिस के साथ आ रहा हूँ। मधु थोड़ी तेज आवाज़ में, मैंने वकालत कर रखी महोदय, तुम्हारी और तुम्हारे साथ आने वाले पुलिस की नौकरी खा जाओ। बाल बच्चे हैं ना तुम्हारे? राकेश, सुजीत पैसे क्यों नहीं दे रहा? SBI के नाम से कॉल कर रहे हो? थर्ड पार्टी एजेंट हो ना? सर्विस मैटर में कोर्ट से पहले पुलिस का इन्वॉल्व नहीं होता है। मैं फिर से कह रही हूँ, तुम्हारी नौकरी खा सकती हूँ। जब तक कोर्ट का परमिशन न हो तब तक पुलिस आप लेकर के आ ही नहीं सकते। अब तक सुजीत बालकनी में कूद कर जान देने वाला था, लेकिन अपनी पत्नी के इस प्रकार के आक्रामक रूप को देख करके उसको कुछ ढांढल पड़ा। राकेश, सुजीत पैसे क्यों नहीं देते? किसने कहा पैसे नहीं देंगे? लेकिन अब तुम्हारी नौकरी खाऊंगी और कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते हो, ऐसा बना दूंगी। अब गिड़गड़ाने के बारी राकेश की। बैंक मैनेजर जो कह रहा था, मैं अपने सीनियर से बात करवाता हूँ मैडम। राकेश, मधु, हेलो। राकेश ने मोबाइल कॉल कर दिया। अब किसी पर्सनल मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा था। मैं धीरज बोल रहा हूँ। मधु ने मोबाइल कॉल रिसीव किया। मधु, क्या आप SBI के ब्रांच मैनेजर? नहीं, सामने वाला बोला। आप SBI स्टाफ के आकर सेटल करें अपना बकाया, वो भी ऑफिस पहुंचकर घर पर नहीं। मधु ने अपने बाबू से बात किया और उधार के रूप में 1,50,000 रुपये बाबू से लिए और रुपये चुकता के प्रिंसिपल अकाउंट पर सेटल हो गया। साथ ही बैंक के 6 महीने के टुकड़ों में EMI के साथ समझौता किया। आगे से क्रेडिट कार्ड का उपयोग न करने की कसम खाई।
बहुत दिनों बाद सुजीत के चेहरे पर हंसी थी। मधु ने आज घर पर ही रसगुल्ले के साथ समोसा भी बनाया था। सरसों के साग के साथ चावल आज आनंद के साथ पति और पत्नी डिनर करते थे। तो मित्रों, इस कहानी का जो संदेश है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़े हाथ जोड़कर आप लोग क्रेडिट कार्ड अगर लिए हो तो तत्काल उसको जमा कर दें। क्रेडिट कार्ड लेने पर बड़ा आनंद आता है, तुरंत पैसा मिल जाता है। और जब मुफ्त पैसा जाता नहीं हो, तुरंत मिल जाता है, तब बड़ा और सामान इतना नहीं, इतना और ले लेंगे, इतना ले लेंगे। जब पैसे नहीं देना दुकान को क्रेडिट कार्ड, अब बैंक उस दुकान का पैसा चुका देती, अब आप उतने कर्जे हो गए। 1 महीना कुछ नहीं बोलता, फिर उसके बाद से आपको गाली गलौज बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो मधु एडवोकेट की जानकार थी, नहीं तो अधिष्ठान के मतलब 88% लोग या तो अवसाद में गिर जाते हैं, या आत्महत्या कर लेते हैं, या रोने गाने का वो करते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। लोगों से अपने घर परिवार में बड़ी बदनामी झेलते हैं, लोगों का प्रतिवाद सहते हैं और तरह तरह के फफ्तियाँ कसी जाती हैं। तो मित्रों, मैं चाहता हूँ और दिव्यांगम यूट्यूब चैनल सार्वजनिक हित में आप लोगों से अपील करता है कि कम से कम क्रेडिट कार्ड के झंझट में न पड़ें और बैंक से बहुत ज़रूरी हो तभी कर्ज लें, और उसकी कर्ज लें अगर तो समय पर किस्तें अदा करते रहें, नहीं तो ये घटना आपके साथ हो सकती है। मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल आपके हितों को सर्वोपरि समझता है। कृपा करके हमारे इस एपिसोड को और इस कहानी को आप कहाँ तक पसंद करते हैं, इस पे अपने कमेंट करके बताइए। मित्रों, सुधा जी अभी कुछ दिन लगभग जब प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके पिताजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी वो न तो चैनल पर कोई कहानी दे सकती। उनकी अगर पिछली कहानी होती तो ज़रूर देती, उनकी रिकॉर्डेड कोई कहानी अभी है नहीं। तो इसलिए फ़िलहाल मैं आपको किसी न किसी रूप में कहानियाँ सुनाने का प्रयास करूँगा। अब आपको कहानियों का जो कहने का स्टाइल है वो सुधा जी के तरीके से तो उत्तम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कहीं पर उनकी कमी बहुत कम लगे। बिल्कुल तो मैं नहीं मिटा सकता, लेकिन कहीं न कहीं उनकी कमी आपको विचलित न करे, इसलिए मैं ये कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस बार थोड़ा देर से बुधवार को आया हूँ, लेकिन अगले बुधवार को और शनिवार को जल्दी कहानी आपके सामने प्रस्तुत होगी, और कहानी वो सुधारात्मक होगी और कुछ संदेश देने वाली होगी। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।